जय हिंद दोस्तों, एट लाइव करेंगे इंडिया में आपका स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए आज आपका 1 जनवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं 2024 का इरिटेरिया का ये करंट अफेयर्स रहेगा। कोई भी थंबनेल या कुछ हम बनाएंगे नहीं क्योंकि उतना समय नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा आपका मेरा मकसद है कि कंटेंट दे और उसको आप पढ़ें। घटना चक्र ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है। इरिटेरिया मैंने स्टार्ट किया है। परफेक्शन आईएएस का मैंने 6 लेक्चर यानी 6 दिन में आपको कंप्लीट किया विद एक्सप्लेनेशन। एक इकोनॉमिक्स का क्लासेज हुआ, साइंस जल्दी स्टार्ट कर देंगे। टारगेट रहेगा आपका यानी 31 अगस्त से पहले सारा हम कंप्लीट कर दें। टोटल 90 डेज का ये बाकी आपका काम है। उसको रिवाइज करना, पीडीएफ प्राप्त करना और उसको बार बार लिखना, नोट्स बनाना। जो आपको नहीं आता है सभी चीज़ का नोट्स बनाने के लिए बैठेंगे तो 900 पेजों का है, आप बना नहीं पाएंगे, उतना संभव नहीं है। और इस करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ हम टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर कर देंगे, जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आप लेकर के उसको रिवाइज कर सकते हैं। और आपको प्लेलिस्ट हम दिखा देते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको करंट अफेयर्स के नाम से मिलेगा। इरिटेरिया कंप्लीट होने के बाद पीडब्ल्यू हम स्टार्ट करेंगे, पीडी स्टार्ट करेंगे यानी प्रतियोगिता दर्पण हम स्टार्ट करेंगे। उसके मेन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे, सारे हमने कंप्लीट कर सकते हैं। अगस्त 2023 से हम स्टार्ट करेंगे। अगस्त से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इस तरह से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे अगस्त तक आपका यानी लगभग 11 से 12 महीने का हम कंप्लीट करा दें। मेन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे जो जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी ये इरिटेरिया का अच्छा कंटेंट है। इसको आप पीटी के लिए भी यूज कर सकते हैं 70 का, और मेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ें बताएंगे 30 सितंबर को जो लोग एग्जामिनेशन का डेट दिया गया था बीपीएससी के लिए, बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उसका डेट हो सकता है कि आपका 1 सप्ताह या 2 सप्ताह एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रहा है। नोटिफिकेशन 2 रीजन से बताया जा रही है बीपीएससी की तरफ से डिले होने का। एक तो आपका जो आरक्षण का रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वो पटना हाई कोर्ट की तरफ से हटा दिया गया है। तो रिजर्वेशन का जब भी ये फाइनलाइज हो जाएगा और मतलब कि क्या करना है 65% या फिर 75%, उस एक ये रीजन है। दूसरा रीजन आपका जो बताया जा रहा है, दूसरा रीजन है आपका कि जो जिस विभाग से वैकेंसी आनी थी, नियुक्तियाँ जितनी भी रिक्तियाँ हैं वो अभी क्लियर नहीं किया है। वैकेंसी कितनी होगी, कितनी संख्या होगी, एसडीएम का, डीएसपी का पोस्ट या आपका बीईओ का पोस्ट, ये सारे रिक्तियाँ मिला करके 1000, ये सभी लोग बता रहे हैं वीडियो, इसमें 1000 से ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा। डीएसपी और आपका डीएसपी और एसडीएम का पोस्ट है 150 पोस्ट से ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये 67 जो 800 लगभग 799 जो आए तो वैकेंसी, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी अभी तक का देखने को मिलेगा। और 68 में 69 में कम वैकेंसी देखने को मिला था। इस क्वेश्चन का लेवल भी आपका चेंजेस देखने को मिला, उसके अनुसार अपने आप को चेंज कर सकते हैं। चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं और एक एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कंटेंट के लिए आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देख सकते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023 का जो है 8वां संस्करण किया गया था। इस सोर्स पीआईबी की तरफ से उठाया गया है। आपके जारी करता है केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत मंडप नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। जो है वर्ष 2023 सर्वेक्षण का विषय जो था अवशिष्ट से धन यानी वेस्ट टू वेल्थ, यानी जो वेस्टेज है उसको वेल्थ में कन्वर्ट करना, अवशिष्ट से धन के लिए। वर्ष 2024 सर्वेक्षण का विषय कम करें पुनः उपयोग करें। अभी जो इस समय का जो है आपका जो हम टॉपिक कर रहे हैं अभी, वो है आपका टॉपिक स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 का 8वां ये संस्करण है। तो ये संस्करण भी याद रखिएगा ये कौन सा संस्करण रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करें, नेक्स्ट पॉइंट को हम चर्चा करेंगे, रेड पेन से कर लेते हैं। उसके बाद इस बार का जो है थीम, इस बार का जो विषय रहा है जिसको थीम कहते हैं सर्वेक्षण का, कम करें पुनः उपयोग करें, ठीक है। और रिसाइकल करें, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ट्रिपल आर है। ट्रिपल आर आपका मूवी वाला नहीं है, बल्कि ये आपका है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। ये आपका इस बार का रहेगा, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ। इस तरह का आपको मिलेगा, हो सकता है पीटी में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। रिपोर्ट में सूरत ने इंदौर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, तो एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपका कौन टॉप पर रहा है। तो सूरत से और इंदौर ने साथ में टॉप किया है। इससे पहले इंदौर लगातार 6 वर्षों से अकेले शीर्ष स्थान पर था, तो इस बार सूरत ने भी इसका साथ दिया है। अब सूरत का जो अधिवेशन है 1907 का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आप ही पढ़ा रहे हैं
PI के लिए, यानी कि परफेक्शन IAS का जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें अभी आप मैंने चर्चा आज एक दिन किया था, तो आप इसको कोरिलेट करते चले जाइएगा। नेक्स्ट है अभी जो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर आपका मध्य प्रदेश रहा है, वो भी टॉप पर है। सूरत भी आपका टॉप पर है, जो कि ये आपका इंदौर पड़ता है आपका मध्य प्रदेश। और सब अगर राज्य की बात करें, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्यों के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र सबसे टॉप पर है, दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है, और आपका तीसरे नंबर पर आपका आता है छत्तीसगढ़, और थर्ड नंबर पर नवी मुंबई आपका महाराष्ट्र में आता है। सबसे कम अगर स्वच्छ देखेंगे तो कोलकाता पश्चिम बंगाल आता है। सबसे आपका राज्य की बात करें अरुणाचल प्रदेश AP सबसे आपका बॉटम में है जो कह सकते हैं, और उसके बाद आसनसोल पश्चिम बंगाल, ये सारे जो है जितने भी कम स्वच्छ वाले हैं पश्चिम बंगाल में ही आया है। तो पहले नंबर पर कोलकाता, दूसरे में आसनसोल, तीसरे नंबर पर आपका हावड़ा है, और इसमें देखेंगे सबसे कम स्वच्छ राज्य में अरुणाचल प्रदेश, दूसरे पर आपका मिजोरम, तीसरे पर राजस्थान आपका है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के साबरमती सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है, और वही पाटन और लोनावाला को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर मिला है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी का अवार्ड जो है नौरोजाबाद को मिला है, मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर सिटी जो का अवार्ड मिला है नौरोजाबाद, इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। नौरोजाबाद मध्य प्रदेश में। 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में फास्टेस्ट मूवर जो सिटी का अवार्ड जो मिला है आपको पंचीकुआ को मिला है। ठीक है, पंचीकुआ। बनारसी को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। सबसे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। दूसरा स्थान जो है प्रयागराज यानी इलाहाबाद को, जो कि अभी वर्तमान नाम है प्रयागराज में को मिला है। नेक्स्ट बातें करें मध्य प्रदेश के महू छावनी बोर्ड सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है। मध्य प्रदेश के महू जो है सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है। तो बोर्ड के अगर नाम पूछेगा तो सबसे स्वच्छ बोर्ड कौन सा है, तो महू है मध्य प्रदेश का। वर्ष 2023 के सर्वेक्षण में कुल आपका जो है भागीदारी थे 4,477, यानी 4477 शहरी स्थानीय निकाय और 61 छावनियाँ थी, और 88 गंगा किनारे के वाले शहर ने भाग लिया था। तो ये सारे संख्या याद रखेगा। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में भाग लेने वाले शहरों में चंडीगढ़ का शहर का पुरस्कार मिला है। अगर सफाई मित्र अगर किया जाए चैलेंज में, अगर ये चैलेंज की बात किया जाए तो सबसे भाग लेने वाले शहरों में सबसे चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन 2024 के लिए एक गान जो है नया संकल्प है, नया प्रकल्प है, ये गान बना है। ये अगर मिशन स्वच्छ भारत मिशन का नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। नेक्स्ट है वेटलैंड सिटी जो पर्यटन, ये आपका अभी चेंज हो गया है, ये 2000 देख सकते हैं। द हिंदू से लिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंड सिटी प्रत्यार्पण या फिर WCA जो है WCA जो है वेटलैंड सिटी प्रत्यानन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए हैं। नामांकित शहरों में मध्य प्रदेश है, आपका इंदौर का मध्य प्रदेश, भोपाल का मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान शामिल है। रामसागर वेटलैंड सिटी जो है प्रत्यार्पण है आपका। रामसागर वेटलैंड प्रत्यार्पण मान्यता जो वर्ष 2015 में आयोजित COP12 के दौरान रामसर कन्वेंशन के परिणाम है। यह प्रकृति में स्वैच्छिक है और उन शहरों को मान्यता देता है जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। ठीक है, महत्व इसकी है यह आर्द्रभूमि के संरक्षण में उनके प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और ब्रांडिंग के अवसर पर प्राप्त करने के अवसर प्रदान करता है। रामसर कन्वेंशन जो है 1971 में रामसर ईरान में बनाया हस्ताक्षर एक अंतर सरकारी संधि है। तो कई बार इससे भी क्वेश्चन आपको PT में पूछा जा सकता है, जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। भारत जनवरी तक कुल 75 आर्द्रभूमि स्थलों की घोषणा कर चुका है। अभी जो चेंज होकर के अब रिसेंटली जो आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ में 82 हो चुका है। बिहार में पहले एक था कांवड़ जो बेगूसराय में, 2 और खोजी गई है, वो है आपका जमुई जिला में। तो ये टोटल 3 है बिहार में, अभी टोटल मिला करके आपका 82 हो गया। वर्तमान में जो है अभी 80 नहीं बल्कि 82 हो गया, जो मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे पुराना जीवित बड़नगर कहाँ पर है? सबसे पुराना जीवित शहर जो है बड़नगर है। द हिंदू से उठाया गया है ये सारे सोर्स। हाल ही में गुजरात के बड़नगर में
एक पुरातात्विक उत्खनन से 1400 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के प्रमाण मिले हैं। और सबसे ज़्यादा पुरातात्विक जो हड़प्पा कालीन जितनी भी घटनाएं हैं वो आपको गुजरात में ही प्राप्त हुआ है। तो ये लोथल है, यहीं से आपको मिला है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपको खड़गपुर एवं यानी IIT खड़गपुर है, और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI के द्वारा संयुक्त अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी बड़नगर याद रखिएगा, बड़नगर में सांस्कृतिक निरंतरता का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करके अंधकार युग की धारणा को चुनौती देता है। तो अभी इससे संबंधित क्वेश्चन आपका जो भी है PT से आपका मतलब प्राचीन भारत से, वो आप जरूर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यह है आपका बड़नगर गुजरात में, और सांस्कृतिक निरंतरता का पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है, अंधकार युग की धारणा को चुनौती देता है। प्रमुख जो बिंदु है उत्खनन से विशिष्ट पुरातात्विक कलाकृति मिट्टी के बर्तन मिला है, तांबा, सोना, चांदी, लोहे की वस्तुएं आदि मिली है। अध्ययन से बड़नगर में 800 ईसा पूर्व प्राचीन मानव बस्ती के साक्ष्य का पता चलता है। सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक की खोज की गई है, सोच सकते हैं। बड़नगर को एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक बस्ती के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें बौद्ध, हिंदू, जैन और इस्लामी प्रभाव शामिल है। जलवायु प्रेरित परिवर्तन जैसे वर्षा, सूखा से 3000 वर्षों में विभिन्न साम्राज्यों के उत्थान और पतन और मध्य एशियाई योद्धाओं द्वारा भारत पर निरंतर होने वाले आक्रमणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेडियो कार्बन तिथि जो है आपको बताया, ये लोग को रेडियो कार्बन तिथि से ये सब ज्ञात करते हैं। से बड़नगर के क्रमिक शासकों का पता चलता है। क्या क्या पता चलता है? एक तो आपका इंडो ग्रीक है जो कि 100 ईसा पूर्व तक है। इंडो स्थिलियन शक है, क्षत्रिय के शासक है, 400 ईस्वी तक है। मैत्रिक गुप्त साम्राज्य और राष्ट्र कूट प्रतिहार चावर जो है आपका राजा देखने को मिलता है 930 ईस्वी तक। सोलंकी राज जो है चालुक्य शासन का 1300 ईस्वी तक देखने को मिलता है। सल्तनत मुगल जो है 1680 तक देखने को मिलता है। गायकवाड़ ब्रिटिश जो है आपका देखने को मिलता है। और आगे देखें तो सारा हाईलाइट हो गया यहाँ पर, कोई बात नहीं। अध्ययन का महत्व जो है, यह खोज है 1500 ईसा पूर्व और 100 ईसा पूर्व के बीच में पुरातात्विक इतिहास के कारण में एक अंतर को बढ़ती है, जिससे भारत में 5500 वर्षों से अधिक समय से चल रही मानव बसावट की निरंतरता को पता चलता है। अभी आप कौन से ईस्वी में है? तो 2024 में है। 2024 मान के चलिए आप 2000 है, और आप लोग को पता है सिंधु सभ्यता हड़प्पा कालीन सभ्यता क्या है, तो 2500 से लेकर के 1750 ईस्वी मानी जाती है। तो दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे 2000 ही मान लीजिए, यहाँ पर 2024 को गोली मारी है तो कितना डिफरेंस है? तो आपको 4500 का डिफरेंस देखने को मिलता है, 4500। बट यहाँ पर 1000 और पुरानी चली गई है, 5500 वर्षों के से अधिक का समय पता चलता है मानव बसे हुए लोग हैं भारत में। यह बस्ती 1400 ईसा पूर्व को हो सकती है, जो अंधकार युग के धारणा को चुनौती देता है, जो पिछले 5500 वर्षों से भारत में सांस्कृतिक निरंतरता को संकेत देता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एक्सरे पोलोरिमेट्रिक सैटेलाइट जो है एक्सपोसेट मिशन जो है सोर्स द हिंदू से लिया गया है। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपने पहले एक्सरे पोलोमेट्रिक सैटेलाइट एक्सपोसेट का मिशन सफल परीक्षण किया है। PSLV C58 रॉकेट की मदद से सैटेलाइट के 6 डिग्री के झुकाव के साथ 650 किलोमीटर की इच्छित कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया गया है। यह मिशन करीब 5 वर्ष का होगा। PSLV C58 रॉकेट ने अपनी 60वीं उड़ान में एक्सपोसेट के साथ 10 अन्य वैज्ञानिक पोलार्डो को भी लॉन्च किया गया है। उद्देश्य एक्सपोसेट का लक्ष्य अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण का जांच करना। एक्सपोसेट चरम स्थिति में उज्ज्वल खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलोरिमेट्रिक मिशन है। भारत USA के बाद ब्लैक होल, न्यूट्रॉन मिशन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्री वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। इस खगोल बिंदुओं से संबंधित भौतिक को समझने के लिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण है। महत्व है हाल ही में लॉन्च किए गए इस सौर मिशन आदित्य L1 एस्ट्रोसेट के बाद एक्सपोसेट भारत की तीसरी अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है। तो आदित्य L1 है, एस्ट्रोसेट है और एक्सपोसेट है, यदि याद रखिएगा सारे चीज़। विकास है इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आपका स्क्वायर किलोमीटर एरे
ऑब्जेक्ट्री आपका SKAO आपका लाया गया है PAIB के तहत। आपका SKAO एक अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना है जो दुनिया में सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप में काम करेगी। इसमें भारत के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अंतरिक्ष में एक्सरे और ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक अनूठी वेधशाला लॉन्च की है। सॉरी, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। SKAO क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जेक्ट्री है। SKAO हजारों रेटिना का एक श्रृंखला होता है। SKAO जो है स्क्वायर जिसको कहते हैं, को वर्ष 2021 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? UK है। ठीक है, UK। SKAO को दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में दूरस्थ रेडियो शांत स्थानों में स्थापित किया जाएगा। तो ये पॉइंटर्स को याद रखिएगा। इसका मुख्यालय है आपका UK में है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में दूरस्थ रेडियो शांत स्थानों में स्थापित किया जाएगा। भारत सरकार ने इस परियोजना में शामिल होने के लिए 1250 करोड़ रुपए की वित्तीय अनुसमर्थन मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में अमेरिका स्थित लेजर इंडिकेटर मीटर ग्रेविटेशन से वेव ऑब्जेक्ट्री जो है LIGO जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कि तीसरे नोट के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। तो ये आपको मेन पॉइंटर्स है। महाराष्ट्र के हिंगोली जो है जिले में अमेरिका के स्थित लेजर इंटर, इसका फुल फॉर्म अगर कई बार पूछता है तो लेजर इंटरेकोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जेक्ट्री के तीसरे नोट पे आपका निर्माण का मंजूरी मिल चुकी है। स्क्वायर के बारे में परियोजना जो है का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड में 300 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक दूरी तक की घटना का अध्ययन करना है। इसका मेन मकसद यही है। अगर आपका मेन मकसद पूछा जाए तो यही आपका मेन मकसद है। 3,000 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक दूरी तक की घटना का अध्ययन करना इसका मेन मकसद है ब्रह्मांड में। इससे आकाशगंगा और सितारों का अधिक विस्तार से अध्ययन संभव हो सकेगा। इस दूरबीन का उपयोग जो होगा एक तरह का दूरबीन है। ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई है, प्रथम तारों की उत्पत्ति कब हुई है, आकाशगंगा का जीवन चक्र कितना है, और गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उत्पत्ति को समझना आदि के संबंधों में जानकारी एकत्रित करना अभी भी बताई जा रही है। जितना भी साइंस का खोज हुआ वो भी बहुत कम है। भारत की भूमिका क्या रहेगा SKA में भारत एक का मुख्य योगदान टेलीस्कोप मैनेजर एलिमेंट में न्यूरल नेटवर्क और या सॉफ्टवेयर का विकास और संचालन जो कि टेलीस्कोप का कार्य करेगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की एक इकाई NCRA पुणे के पास रेडियो दूरबीनों के सबसे बड़े नेटवर्क का संचालन करती है। तो ये पुणे टाटा से इसका संबंध भी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इसे जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप यानी कि GMRT भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। इस दूरबीन ने अब तक पल्सर, सुपरनोवा, क्वासर आकाशगंगाओं का अध्ययन करने के बाद उल्लेखनीय वैज्ञानिक परिणाम दिए हैं। चलिए नेक्स्ट है दृष्टि 10 स्टार लाइनर सूची के जाने में जानते हैं। द हिंदू से लिया गया। भारतीय नौसेना के को पहला स्वदेशी माध्यम ऊंचाई वाला लंबा मेल ड्रोन दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन UAV मिला है। यह एक उन्नत खुफिया निगरानी टोल ISA प्लेटफॉर्म है। इसे अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के द्वारा इजराइल रक्षा फर्म एल्बिट सिस्टम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के सहयोग से विकसित किया गया है। प्रमुख विशेषता जो जानते हैं, भारत का पहला विदेश स्वदेशी मध्यम ऊंचाई वाला दीर्घकालीन यानी मेल ड्रोन है। 70% ड्रोन स्वदेशी घटकों का उपयोग करके बनाया गया है और 30% बाहर से। दृष्टि जो है 10 स्टार लाइनर प्रभावशाली 36 घंटे की सहनशील शक्ति और 450 किलोमीटर की पर्याप्त पेलोड क्षमता का दावा करता है। समझ सकते हैं, अगर दिल्ली से ये उड़ी तो लखनऊ या कानपुर तक तो उससे पहुंच ही जाएगी। ठीक है, कानपुर तक। अगर पटना से उड़ी तो भागलपुर तक पहुंच जाएगी। इस तरह से आप मान सकते हैं। तो ये 36 घंटा के सहन शक्ति के साथ है। यह अत्याधुनिक सेंसर, उन्नत सहन शक्ति
उन्नत संचार क्षमताओं और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। यूवी जो है, यूवी भविष्य के लिए नौसैनिक नए अभियानों का आकार देने के और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय समृद्धि हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आई होप कि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आप समझ पाते हैं। दृष्टि 10 क्या है? स्टारलाइनर मतलब एक सिर्फ और सिर्फ एक खुफिया और ISR प्लेटफॉर्म है जो कि डिफेंस में और एयरोस्पेस की डिजाइन और फॉर्म में सिस्टम में औद्योगिक स्थापना के रूप में विस्तृत किया जाएगा। और ये एक ड्रोन है, सिर्फ मध्यम ऊंचाई वाला दीर्घकालीन ड्रोन है, ठीक है। 70% स्वदेशी इसमें बना हुआ है। तो इसकी क्षमता भी देख लीजिएगा। 10 स्टारलाइन प्रभावशाली है, 36 घंटा इसकी सहन शक्ति है और 450 किलोमीटर इसकी दस्ता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इसरो के वाणिज्य की शाखा 2024 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से GSAT-20 उपग्रह लॉन्च करेगी। ये आपका स्पेस एक्स है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया। GSAT-20 एक उच्च थ्रूपुट के बैंड उपग्रह है जिसका पूर्ण स्वामित्व जो है संचालन और वित्त पोषण NSIL द्वारा किया जाएगा। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, 2024 की दूसरी तिमाही के दौरान यानी कि मार्च अप्रैल के बाद स्पेस एक्स के फाल्कन 9 से G20 जिसका नाम बदल करके GSAT-2 रखा गया है, लॉन्च करेगी। इसका हम जब मार्च और अप्रैल में पढ़ेंगे तो उसकी व्याख्या हम जानेंगे अच्छे से। प्रमुख विशेषता क्या है? G20 का अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप सहित पूरे भारत में कवरेज के साथ इसमें 32 भीम शामिल है जो विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों की मांग वाली सेना आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह उपग्रह लगभग 48 GBS यानी GB जो है 48 GB की प्रभावशाली हाई थ्रूपुट सैटेलाइट क्षमता प्रदान करता है जिसका भारत का 4700 kg है। इसका जो है भार है, इसका भारत की जगह यहाँ पर भारत लिख दिया, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। इसका भार जो है 4700 kg है। इसका उद्देश्य जो है देश की ब्रॉडबैंड संचार आवश्यकताओं को पूरा करेगा। नेक्स्ट है महत्व है पूरे देश में उच्च डेटा ट्रांसमिशन क्षमता को प्रदान करना, सुदूर और पहले से असंबद्ध क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर डिजिटल विभाजन को कम करना और समावेशी विकास को, यानी कि आपको वाईफाई जो आपको नेट यूज कर रहे हैं उसमें और ज़्यादा विकास होगा। 17 से अधिक उत्पादों के लिए GI टैग मिला है। जनवरी का न्यूज़ है। हाल ही में उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आपको पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के 17 से अधिक उत्पादकों के GI टैग संकेत आपको मिला है। तो ये सारे नाम बता देते हैं, एक बार में याद कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 2 से 3 बार सुन लीजिए, याद हो जाएगा आपका, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उड़ीसा के हैं, आप उड़ीसा को नोट कर लीजिए। आपका कपड़गंडा सॉल जो है उनको GI टैग मिला है और ये 10 साल के लिए मिलता है GI टैग। लांचिया और सौरा पेंटिंग को मिला है। कोरापुट काला जीरा चावल को मिला है। सिमिलीपाल काई चटनी को मिला है। नयागढ़ कांति मुंडी बैगन को मिला है। उड़ीसा खजूरी गुड़ा को मिला है और डेकनाल बंदो को मिला है। नेक्स्ट अभी इसका जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, जगन्नाथपुरी का जो सब है, इसके बारे में जो करंट अफेयर्स उसको भी देख लीजिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जो GI टैग आपको मिला है, यहाँ उड़ीसा में 7 GI टैग मिला है, 7 चीज़ों को, और आपको उसके बाद आपको मिलता है 7 5 बाड़े, यानी 5 आपको पश्चिम बंगाल से। तांगले साड़ी का, गादर साड़ी के लिए, साड़ी यहाँ पर ज़्यादा फेमस है। 3 साड़ी ये हो गया, खोड़ियाल साड़ी, तीनों यहाँ पर, साड़ी यहाँ पर नहीं था तो तीनों साड़ी जो है बंगाल का है। कायलो नूनिया चावल को मिला है और सुंदरबन शहद के लिए भी आपको पश्चिम बंगाल। गुजरात में एकमात्र मिला है, कच्ची खरेक के लिए मिला है। गुजरात कच्ची खरेक के लिए, कच्छ से याद रखिएगा, कच्छ आपका गुजरात में पड़ता है, उससे कच्ची खरेक याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर को मिला है रामबन अनारदाना मिला है, रामबन का अनारदाना मिला है। और अरुणाचल प्रदेश AP में मिला है 2 चीज़ों को। वांचो लकड़ी का शिल्प जो है, यहाँ पर लकड़ी का जो शिल्प मिलता है वो बहुत अच्छा है AP में। और आदि केकड़ी मिला है। आदि केकड़ी क्या है आप एक बार सर्च कर लीजिएगा गूगल में। उत्तर प्रदेश के आपका हनुमान आपका
हनुमानगढ़ी के लड्डू को मिला है जीआई टैग उत्तर प्रदेश का। तो ये आप जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं जिस भी स्टेट का, उसको जरूर देख के जाइएगा वर्तमान न्यूज़ को। नेक्स्ट है भौगोलिक जो है आपका संकेत जीआई टैग। जीआई टैग का एक नाम है या चिन्ह है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल के उत्पादों को प्रदान किया जाता है। जीआई टैग सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपभोक्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही इस नाम के उपयोग की अनुमति है। एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। वस्तुओं का भौगोलिक संकेत है पंजीकृत और संरक्षण अधिनियम 1999 में भारत में वस्तुओं में से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह बौद्धिक संपदा अधिकार यानी ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझौता द्वारा शासित और निर्देशित है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी करेगा। जो है भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए 46वें, याद रखिएगा 46वें, PIB से उठाया गया है ये न्यूज। भारत जो है 21 से लेकर के 31 जुलाई 21 से अभी आने वाला है 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र कौन सा है, तो 46वें सत्र की पहली बार अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। प्रमुख बिंदु है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की सत्र हर वर्ष आयोजित होता है, जिसमें 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कितने देश शामिल होते हैं? 21, याद रखिएगा 21 और यहाँ 46, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का फैसला यह समिति करती है। इस समिति का प्राथमिक उद्देश्य सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की सूची तैयार करना है। यह खतरे में विश्व विरासत की सूची में संपत्तियों को अंकित और हटाने का भी निर्णय लेता है। चलिए नेक्स्ट है महत्व है। यह आयोजन भारत को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण पर वैश्विक चर्चा के केंद्र बिंदु के रूप से रखता है, जो विश्व मंच पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। यह आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को जो है एक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ। इसी में आपका भारत कनेक्ट हो गया था इसमें आज़ादी से पहले। इसका कार्य जो है शिक्षा, प्रकृति और समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना होता है। और इसका मुख्यालय जो पेरिस में, फ्रांस में है। भारत और यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भारत के 42 स्थल हैं। ठीक है, भारत और यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में कितने हैं टोटल? 42 है, 42, 14 42, याद रखने के लिए बता रहा हूँ। हाल ही में शांति निकेतन और होयसल मंदिर जो शामिल इसमें किया गया था। तो ये अभी रिसेंटली कौन शामिल किया गया? तो ये पॉइंट्स आ सकता है, एक तो शांति निकेतन और होयसल मंदिर समूह जो है इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट है जापान में 7.6 भूकंप आए। जापान में तो डेली आते रहता था, हालांकि इस न्यूज़ को उतना गंभीरता से नहीं लेना है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में आया था। जापान के इस कहाँ पर आया था ये घटना हुई थी? तो ये आपका घटना हुए थे इशिकावा प्रांत में हुआ था। नाटो प्रायद्वीपीय पास के 1 जनवरी 2024 को 7.6 यानी 1 जनवरी कई लोग मना रहे थे, वहाँ पर धरती डोल रहा था। तो 7.6 तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप के कारण जापान के पश्चिमी तट और पड़ोसी देश के दक्षिण कोरिया के तट पर 1 मीटर यानी 3 फीट की ऊंची समुद्री लहरें उत्पन्न हुई थी। मौसम विज्ञान एजेंसी जापान के अनुसार पहली बार आए भूकंप के बाद 200 झटके महसूस किए, सोच सकते हैं। पश्चिमी जापान में शक्तिशाली भूकंपों की एक श्रृंखला आई, जिसमें से कम 48 लोग मारे गए थे। 2011 में जापान में आए 9 तीव्रता वाले, सोच सकते हैं 9 तीव्रता 9 रिएक्टर के भूकंप के परिणाम स्वरूप सुनामी आई, जिससे देश के उत्तर पूर्वी तटीय समूह को नष्ट कर दिया गया, जिसमें से 18,000 लोग मारे गए थे। और ये सरकारी आंकड़ा होता है, एक्चुअल में कितने मरे हैं पता भी नहीं चलता। उन सुनामी लहरों ने फुकुशिमा बिजली संयंत्र में परमाणु दुर्घटना को जन्म दिया था। कौन सा? फुकुशिमा, ये भी क्वेश्चन आता है। फुकुशिमा बिजली संयंत्र को जन्म दिया था, जिससे चेरनोबिल के बाद सबसे गंभीर परमाणु दुर्घटना हुई थी। नेक्स्ट है आपने 16वें वित्त आयोग का गठन। 16वें PIB की तरफ से लिया गया है। ये आपका सरकार ने राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के अनुच्छेद
अनुच्छेद जो है 280 वन के अनुसरण में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो है डॉक्टर पनेगड़िया इसके अध्यक्ष होंगे। तो इसके अध्यक्ष अभी नीति आयोग के कौन है? डॉक्टर पनेगड़िया, अरविंद पनेगड़िया, अरविंद केजरीवाल नहीं है, पनेगड़िया है, अरविंद केजरीवाल से याद रखिएगा, ठीक है। श्री ऋत्विक रंजन पांडे आयोग का सचिव नियुक्त किया जाएगा। तो अभी सचिव कौन है? तो वो जनवरी में श्री ऋत्विक रंजन पांडे, पांडे जी याद रखिएगा, सचिव। हाँ, नेक्स्ट है सदस्य हैं अजय नारायण इना, सौम्य कांति घोष और एनी जॉर्ज मैथ्यू और प्रनोज पांडा। 16वें वित्त आयोग के जो अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 साल की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच का राजस्व साझा करने के फॉर्मूले को सिफारिश करेगा। 16वां वित्त आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिश करेगा: संघ और राज्यों के बीच में करों की निवल आय का वितरण करना, जो संविधान के भाग किसमें 12 के अधीन उनके बीच विभाजित किया जाना और किया जा सकता है। वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व की सहायता अनुदान को नियंत्रित करें और संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन राज्यों को उनके राजस्व की सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड 1 के प्रावधानों के विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि है। राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों और को संपूर्णित करने के लिए राज्य की संचित निधि में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय है। आपदा प्रबंधन वित्त पोषण का मूल्यांकन आयोग आपदा प्रबंधन पहले से संबंधित वर्तमान वित्त पोषण संरचनाओं की समीक्षा कर सकता है। चलिए नेक्स्ट इसके जानते हैं। नेक्स्ट है भारत में बहुआयामी गरीबी चर्चा पत्र द हिंदू से उठाया गया। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा वर्ष 2005 से 6 के से भारत में बहुआयामी गरीबी शीर्षक से एक चर्चा पत्र जारी किया है। इस चर्चा पत्र में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 4 हुआ है 2015-16 और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो है 2019 से 21 के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख बिंदु में भारत में बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 2013-14 में 29.17 से घट करके 2022-23 में 11.28 है। तो संख्या घट करके अब किस आंकड़े से कैसे निकालते हैं आप लोग समझ सकते हैं, जो कि 17.89% की कमी दर्शाता है। विगत 9 वर्षों में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और इनका जो परिभाषा है गरीबी से निकलने के लिए, कैलोरी का होता है शहरों में, या फिर आपका 3 टाइम राशन मिलता है, या 6000 आपका मंथली आय है। सोच सकते हैं 6000 में आज के समय में क्या होता है। इसको गरीब नहीं मानते ये लोग। राज्य स्तर पर सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी तो यही है, जहां 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.3 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए 7 दूसरे और तीसरे स्थान पर। तो बिहार दूसरे स्थान पर है, तीसरे में मध्य प्रदेश है। इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय MPI के सभी 12 संकेतों के उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारत को सतत विकास लक्ष्य जो है SDG लक्ष्य 1.2 प्राप्त होने की संभावना है, जिसका लक्ष्य है 2030 से पहले राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुसार सभी आयों में गरीबी से में रहने वाले सभी उम्र के पुरुषों और बच्चों के अनुपात को कम से कम आधा कम करना है। जीवन स्तर के आयाम से संबंधित संकेतों में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई दिए, जैसे स्वच्छता सुविधाओं, बैंक खाता और खाना पकाने की ईंधन इत्यादि है। नेक्स्ट है हिट एंड रन कानून से संबंधित चीताएँ जो है, इससे संबंधित जानते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। द भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 BNS की विवादास्पद धारा 106(2) के तहत प्रावधानों के विरुद्ध महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ट्रांसपोर्टर और वाणिज्यिक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो क्यों किया है जानते हैं। यह डाटा जो है हिट एंड रन की घटनाओं के लिए गंभीर दंड का प्रावधान करती है, जो ड्राइविंग समुदाय के बीच असंतोष के केंद्र बिंदु है। हालांकि देशव्यापी ट्रक चालकों का आंदोलन समाप्त हो गया है, क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया कि वो हिट एंड रन के खिलाफ विवादास्पद कानून जो है
कानून लागू करने से पहले हितधारकों से परामर्श करेगी। नया हिट एंड रन जो कानून है BNS के अनुसार जो ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता IPC के प्रतिस्थापन यानी ट्रांसफर के यदि कोई ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण गंभीर संकट दुर्घटना का कारण बनता है तो फिर पुलिस या किसी अधिकारी को सूचित किए बिना चला जाता है तो वो 10 साल तक की जेल और 7 लाख का जुर्माना हो सकता है उस पर। यदि ड्राइवर दुर्घटना के तुरंत बाद घटना की रिपोर्ट करता है तो उस पर धारा 106(2) के स्थान पर 106(1) लगेगा, यानी 1 के तहत आरोप सिद्ध किया जाएगा। 106(1) में गैर इदारतन यानी इच्छा से नहीं होता है, स्वेच्छा से कई लोग मार के चला जाता है, भाग जाता है, और ये गैर इदारतन घटना हो गई। हत्या के श्रेणी में आने वाली मौत की जो है मौत के लिए 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। फिर भी आपको 5 साल का मिलेगा, इसमें मिलता है 7 साल के लिए, इसमें 10 साल के लिए, इसमें 10 साल और 7 लाख का जुर्माना है। नोट है, पुराने ब्रिटिश काल के IPC में हिट एंड रन मामलों में कोई विशेष प्रावधान नहीं था। ऐसे मामलों में IPC की धारा 304(a) के तहत कार्रवाई की जाती है। अब ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे हिट एंड रन से संबंधित अगर क्वेश्चन आए, इससे संबंधित आपको विकल्प देकर क्वेश्चन पूछ सकता है। इस धारा के अनुसार लापरवाही से किए गए किसी कार्य के कारण किसी अन्य की मृत्यु के कारण बनने वाले व्यक्ति को अधिकतम 2 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। हिट एंड रन कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? वर्ष 2022 में भारत में 1.68 लगभग देख सकते हैं 1.5 लाख से ज़्यादा लोग से अधिक सड़क दुर्घटना से मौतें हुई है। आधे से अधिक सड़क मौतें जो राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर हुई, जो कुल सड़क नेटवर्क का 5% से भी कम है। अब इसी में देख सकते हैं आपका जो है सबसे ऋषभ पंत का एग्जांपल ले सकते हैं, क्रिकेटर है, यहाँ पे सड़क दुर्घटना का ये केस है। हालांकि इसमें गलतियाँ वो खुद मानते हैं कि मेरा ही गलती था, तो इसमें हिट एंड रन किसी और का गलती नहीं। अगर कोई ट्रक वाला धक्का दे करके चला जाता तो वो हिट एंड रन का कैसे बनता। सड़क दुर्घटना के कारण देश अपने GDP का 5 से 7% वार्षिक आर्थिक नुकसान झेलता है, समझ सकते हैं सड़क दुर्घटना से। इस कानून का उद्देश्य तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने को रोकना और लोगों को दंडित करना जो पीड़ितों की सूचना दिए बिना या उनकी मदद किए बिना घटनास्थल से भाग जाते हैं, उनका ये मदद करना, जो कि अच्छा है। सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाना या घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवा कर सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को कमी लाना इनका मकसद है। ड्राइवर और प्रदर्शनकारियों की चिंताएं जो है, प्रदर्शनकारी का तर्क है कि निर्धारित दंड जिसमें से 10 साल की कैद और 5-7 लाख का जुर्माना अत्यधिक गंभीर है, अतः BNS 2023 की धारा 106(2) के वापस लेना और संशोधन किया जाना चाहिए। यही इसमें प्रदर्शन किया गया था। जुर्माना अत्यधिक है और ड्राइवरों की चुनौतीपूर्ण कार्य स्थितियाँ विचार करने में विफल रहता है। दुर्घटना स्थलों पर सहायता के लिए रुकने पर ड्राइवरों के खिलाफ भीड़ की हिंसा का डर भी है। वो हिंसा में हो सकता है ड्राइवर भी वो हिंसा का शिकार हो सकते हैं, भीड़ का शिकार होना हो जाए। चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, एक पार्ट बाई पार्ट लाएंगे और एक एक चीज़ एक एक पॉइंट्स को हम समझेंगे और इसको जानेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप टेलीग्राम जहाँ भी ग्रुप है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।